हेलो। तो फिर से वापस आ गए हैं पार्ट 2 पे। और इस बार हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं कुछ कोड्स हैं जो मैंने लिखे हैं, कुछ कोड मैंने डाउनलोड भी किए हैं इंटरनेट से, जो आपको एक विजुअलाइजेशन देगा कि आप प्रैक्टिकली लाइफ जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं उसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रॉब्लम के बहुत सारे जो एस्पेक्ट होते हैं उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप अगर देखिएगा कि आप जब मैटलैब खोलिएगा तो आपके पास ये एक पैनल खुलेगा। इस पैनल में आप देख पाइएगा कि आपके पास ये एक ऊपर में आपके कुछ मेन्यूज़ हैं। उसके बाद ये कमांड विंडो है। कमांड विंडो में कुछ भी टाइप कीजिएगा, कुछ भी, तो वो लाइन बाय लाइन उस चीज़ को रन करेगा। उसके बाद ये करंट फोल्डर है। करंट फोल्डर में आप जो भी स्क्रिप्ट अभी करंट में रखे हैं उस चीज़ को आप ओपन करके रन कर सकते हैं। आप जो करंट में नहीं है उसको भी रन कर सकते हैं, लेकिन आपको फोल्डर का पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। उसी तरह जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उन चीज़ों को अगर आपको रन करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो करंट फोल्डर से उठाता है। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपका ग्लोबली कहीं और रखे हैं दूसरे फोल्डर पे आपका यूज़र फंक्शन फाइल, तो आप वहाँ से आपको पाथ डिफाइन करना पड़ेगा, तो वो उस फंक्शन फाइल को रीड करेगा। अब दूसरा बात आता है कि ये आप कुछ भी लिखिएगा। सपोज a इज इक्वल टू मैंने 2 लिखा, a इज इक्वल टू 2 आ गया। फिर मैंने b इज इक्वल टू 2 लिखा, 2 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि a और b यहाँ पे वर्क स्पेस में डिफाइंड है। वर्क स्पेस में आप देख सकते हैं वेरिएबल आ गया a जिसकी वैल्यू 2 है, b जिसकी वैल्यू 2 है। आप बहुत बड़ा मैट्रिक्स है तो ऊपर भी आप देख सकते हैं, आपको डबल क्लिक जस्ट इसको करना है, ये ओपन हो जाएगा। यही चीज़ आपको देखना है। अब ऑलरेडी मैं a इज इक्वल टू 2 डिफाइन किया हूँ, b इज इक्वल टू 2 डिफाइन किया हूँ, और अगर मैं a प्लस बी डालता हूँ तो ये मुझे 4 देना चाहिए जो दे रहा है। और मैटलैब इनबिल्ट जो है आपका कोई भी वेरिएबल जिसको आप डिफाइन नहीं किए, सपोज मैंने डिफाइन नहीं किया a इज प्लस बी कहाँ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो आंसर बोल के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया थोड़ा सा वेट कीजिए, पहले थोड़ा सा आपको ये चीज़ समझना होगा कि वेरिएबल क्या होता है। तो नॉर्मली आप एक चीज़ दिमाग में रखिए, वेरिएबल एक स्पेस है जिस जगह पे आप अपने वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, जिसको आप पहचान सकते हैं। अगर मैं c इज इक्वल टू 4 टाइम a लेता हूं तो वो क्या करेगा कि एक वेरिएबल c डिफाइन करेगा और a के वैल्यू जो भी a के वैल्यू हैं उसको 4 से गुना करेगा और उसको c पे सेव करेगा। ठीक है, तो वो c इज इक्वल टू 8 दे दिया ना। तो इस तरह ये सारे ट्यूटोरियल थोड़ी ये मैथमेटिक्स आपको ये कमांड विंडो करके देता है। आप वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट्स अ वेरी गुड कैलकुलेटर फॉर ए इनिशियल वन, मीन्स नए बच्चों के लिए ऑसम कैलकुलेटर है। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये कैलकुलेटर नहीं है, बहुत कुछ है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि थोड़ा बड़ा कोड देखता हूँ। ठीक है, तो जो बेसिकली आपका मैंने 2 कमांड टाइप किए। एक कमांड टाइप की है CLC और एक कमांड टाइप किया मैंने क्लियर करने से आपके सारे वेरिएबल जो यहाँ डिफाइन थे सारे डिलीट हो गए, और CLC बोलने पे जो भी कमांड विंडो में पहले था वो सारा हट गया, क्लियर स्क्रीन। ओके, सो मैं अभी डीपली कोड पे मत जाते हैं। हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली कोड कर क्या सकता है। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो छोटा सा एग्जांपल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिकल वन। उनको थोड़ा उनको अपने प्रैक्टिकलिटी का थोड़ा रियलाइज तो हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने क्या किया है। मैंने एक बीम बनाया है, और एक बीम बनाने के बाद उस बीम को एक साइड से फिक्स किया है एज ए कैंटिलीवर बीम, और उसके ऊपर ट्रांसवर्स लोड लगाया है। ठीक है, ट्रांसवर्स लोड लगाया है, और फिर मैंने क्या किया है, उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी भी डिफाइन की है, उसके यंग मॉडुलस डिफाइन किया है, उसका पॉइजन रेशियो डिफाइन किया है,
और फिर मैंने उसको सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया जाता है, एक प्रोसेस है जिसका नाम है फाइनाइट एलिमेंट मेथड, उसके थ्रू पे मैंने उसके थ्रू मैंने सॉल्व किया। हम लोग उतना डीप नहीं जाते हैं, हम लोग बस देखते हैं आंसर कैसा आता है और क्या विजुलाइज करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब मैंने करंट सेक्शन को रन किया है, करंट सेक्शन को रन किया तो ये अभी पॉप आउट किया है, आप थोड़ा वेट कीजिए, क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट विद फेस लेवल्स। सो आई थिंक नाम थोड़ा ब्रैकेट नहीं है, एक्चुअली गलत है, तो ये एक बीम है। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, एक साइड का फेस को मैंने फिक्स किया है और F2 पे मैंने ट्रांसवर्स लोड डाला है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स लोड डालने के बाद फिर मटेरियल प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन की है, यंग मॉडुलस 200 गीगापास्कल, पॉइजनस रेशियो 0.3 डिफाइन किया है, एज्यूम कर लिया है, चलो स्टील का ही है। और एक फेस पे मैंने फेस 4 पे फिक्स किया था और फेस 2 पे मैंने सरफेस ट्रैक्शन डाला। सरफेस ट्रैक्शन क्या होता है आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं, आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैंने क्या किया था, इसको एक छोटे छोटे डिस्क्रीट एलिमेंट में तोड़ दिया था, इसी को बोलते हैं फाइनाइट एलिमेंट मैसिव। और उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया, इसके प्रत्येक छोटे छोटे एलिमेंट के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। और उसके बाद सॉल्व करने के बाद अगर आप देखिएगा, ये है वॉन माइसिस स्ट्रेसेस। सिविल वाले बंदे और मैकेनिकल वाले बंदे तो खासकर जानते होंगे वॉन माइसिस स्ट्रेस। जब आप थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका बीम जो है वो बेंड कर गया है। तो बीम के ऊपर ये ट्रांसवर्स लोड था ऐसा, और ये इस साइड फिक्स था, और ये बीम बेंड हो गया कैंटिलीवर। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो वैल्यू है वो सपोर्ट पे आएगा, और वो सपोर्ट पे हम लोग को दिख रहा है। आप प्लॉट कर सकते हैं, आप हर डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है जी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिख रहा है, आप कोई भी डायरेक्शन में प्लॉट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी शॉर्ट पे आप दूसरा क्या काम कर सकते हैं, इसी शॉर्ट पे हम बात करते हैं कि आप ऑटोकैड यूज करते हैं, आप कैटिया यूज करते हैं, आप सॉलिडवर्क्स यूज करते हैं, तो आप उसमें से कोई भी मॉडल बना लीजिए। मॉडल बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जब मॉडल बनाते हैं तो आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आपने कभी एक्सपोर्ट नहीं किया है तो आपको बता दूं कि आप कैड के मॉडल को आप जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप डाल सकते हैं, उसी तरह आप विजुअलाइजेशन और स्ट्रेस एनालिसिस और मैकेनिज्म का एनालिसिस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैड मॉडल को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो .stl फाइल मैटलैब रीड करता है, तो आपको .stl फाइल आपको मैटलैब से निकालना कैड से निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक ऑटोकैड में क्या किया है कि वहां से एक आई सेक्शन का मैंने बीम बनाया है, आई सेक्शन का बीम बनाया है। और आई सेक्शन के बीम के बाद उस पर मैं क्या करूंगा, मैं बकलिंग टेस्ट करूंगा। बकलिंग टेस्ट क्या करूंगा, एक खड़ा बीम पे ऊपर से लोड डालूंगा, और लोड डालने के बाद देखता हूँ बकल कैसा करता है। सिर्फ बकलिंग नहीं होगा, उससे हमको डिफ्लेक्शन नहीं पता चलेगा, मेरे को स्ट्रेस भी पता चलेगा, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चलेगा। उसके लिए हमको क्या करना है, तो थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ से सबसे पहले मैंने ये देखिए आप लोग का मैंने ये आई सेक्शन का एक बीम बनाया है। ये आप ऊपर से देख सकते हैं, ये एक आई सेक्शन का बीम है। और आई सेक्शन के बीम में आप देख सकते हैं ऊपर में F26 जो फेस नंबर 26 है, और नीचे देखिए F5 फेस नंबर 5 है। तो मैंने फेस नंबर 5 को फिक्स किया है और फेस नंबर 26 पे फिर से ट्रैक्शन लोड डाला है। और अब मैं क्या करूंगा, सेम प्रोसेस यूज करूंगा। मैंने यंग मॉडुलस और सारी चीज डिफाइन की है, बस मैंने इस बार क्या किया है, इनपुट फाइल मैंने चेंज किया है, बस इतना ही मैंने किया है। और उसके बाद इस बार मैं क्या करूंगा, ये देखिए मैंने फाइनाइट एलिमेंट मेश किया है, और मेश करने के बाद जब मैं इसके इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मैं इसको विजुलाइज करने की कोशिश करता हूँ कि इसके वॉन माइसिस स्ट्रेस की प्लॉट कैसे है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये एक बीम था, ठीक है। बीम पे जब मैंने ऊपर से लोड डाला था तो ये बकल कर गया। तो आपका जो ये स्केल है, इस स्केल पे आप वॉन माइसिस स्ट्रेस डाल। तो आपको पहले तो मेरे तरफ से एक क्वेश्चन ये है कि the value of one misses is a scalar or not first, and stress is a what is stress is it vector or is it scalar or something else, what it is.
ओके, तो ये आपको कमेंट बॉक्स पे जवाब देना है। और ये रेड साइड आप देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा वॉन मिसेस स्ट्रेस की वैल्यूज है। ओके, नेक्स्ट आते हैं थोड़ा सा अलग, थोड़ा आते हैं, तो इस बार आते हैं थोड़ा सा तब तक ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे अलग सा प्रॉब्लम, वो हम देखेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म का प्रॉब्लम। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का प्रॉब्लम सबसे पहले थोड़ा सा मैकेनिकल से थोड़ा साइड हट जाते हैं, क्योंकि बाकी लोग हैं बोर हो रहे होंगे, थोड़ा उनको भी थोड़ा पूछ लिया जाए। तो जो भी कंट्रोल एनालिसिस करते हैं या कंट्रोल खासकर ईसी के बच्चे, तो उनके लिए ये ज़रूर है कि, तो मैंने क्या किया है, मैंने कोई भी एक नॉइजी डेटा लिया है। तो नॉइजी डेटा मैंने खुद से बनाया है। खुद से नॉइजी डेटा मैंने क्या बनाया है, मैंने एक साइन 2 पाई इंटू 50t का एक सिग्नल लिया है, और उसमें एक और सिग्नल साइन का साइन 2 पाई इंटू 120t डाला है। इसके बाद मैंने क्या किया है, उसमें थोड़ा सा नॉइज ऐड किया है। ठीक है, नॉइज गॉसियन रैंडम नॉइज मैंने उस पर ऐड कर दिया है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं उसके बाद फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करूंगा। ठीक है, आप लोग को जिनको नहीं पता है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, आपको जरूर पता होना चाहिए, मैकेनिकल के बच्चों को भी पता होना चाहिए। और मैं खासकर ये भी बोल रहा हूँ कि मैं पहले रन कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोग के लिए एक बात बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि मैं ये आप देख सकते हैं कि एक क्लीन डेटा है और एक नॉइजी डेटा है। तो नॉइजी डेटा में से हमको क्लीन डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब आपको वॉइस क्लियर करना है। इवन आप वीडियो से मैटलैब के पास इनबिल्ट कैपेबिलिटी है कि आप कोई भी वीडियो से ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर ऑडियो में से आप नॉइज प्रोफाइल को डिलीट कर सकते हैं, और फिर आप क्लीन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि स्पेक्ट्रल पावर डेंसिटी से मुझे पता चला है कि जो फ्रीक्वेंसी है जिस पे डेटा सबसे ज़्यादा है, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है, और बाकी सबके कम है, तो मैंने एक लिमिट लगा दूंगा, 50 का एक लिमिट लगा दूंगा। तो इसके नीचे जितने वाइब्रेशन है वो खत्म हो जाएंगे, सिर्फ मेरे पास 2 बचेंगे। ठीक है, तो मैंने फिर इसको क्लीन किया है, तो यहाँ से मुझे क्लीन मिल गया। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि आप लोग को कि ऐसा पॉसिबल है कि आप मशीन लर्निंग भी यूज करें, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज करें, और सारे चीज यूज करने के बाद आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप लोग फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करके, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्चुअली डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि आप कंप्यूटर में कर रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड कर रहे हैं, सारे चीज डिस्क्रीट्स होंगे। तो आप उसका यूज करके, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आप एक ऐसा ऐप बनाइए जिससे आपका बाइक या साइकिल का आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। जैसे आपका बॉल बियरिंग खराब है तो आपका साइकिल का आवाज़ कुछ और आएगा, अगर आपका नॉर्मल साइकिल अच्छा है तो आपका साउंड कुछ और आएगा। तो आप साउंड प्रोफाइल से एक्सट्रैक्ट करके आप एक टूल बना सकते हैं, एक ऐप बना सकते हैं, जिससे आप बोल सकते हैं कि आपका कार खराब है या बाइक खराब है या साइकिल खराब है। ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और आप लोग कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं ऑलरेडी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर से बात कर रहा था, तो मैं पहले बोल चुका हूँ कि आप लोग जो भी ये प्रोजेक्ट करेगा तो उसका कुछ अवार्ड दिया जाएगा, अगर आप सही में कर सकते हैं तो, अगर सही डायग्नोस्टिक टूल बना सकेंगे तो। सबके लिए है, ओपन फॉर ऑल, ऐसा नहीं है फिर सोचेंगे अरे यार कौन ऐप बनाएगा, कैसे बनाएगा, उतना मत सोचिए। आप ऐप मैटलैब में भी ऐप बना सकते हैं। आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना है, बहुत आसान है बनाना। ठीक है, आपको स्टार्ट करना है। और CS और EC की आप लोग के लिए तो होना ही चाहिए, आप लोग को करके दिखाना चाहिए। लेकिन ये RVS का जो इनोवेटिव अवार्ड है, जो एलुमनी एसोसिएशन से मिलता है, ये उससे अलग होगा। पहले बोले आप उसमें ये चीज़ नहीं दिखा सकते, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ये आप अलग बनाइए, आप अलग दीजिए, हम लोग देखेंगे, और अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, दूसरा एक छोटा सा है, ये जो मैं इमेज प्रोसेसिंग का बात कर रहा था, तो हम देख सकते हैं कि किसी भी टाइप का फाइल को रीड करता है मैटलैब। तो ये मैंने ये एक इमेज है, कलर इमेज है, मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट बनाऊंगा। तो सिर्फ मेरे पास एक सिंगल लाइन का कमांड है, RGB to gray, यू कैन डू इट सिंपली ब्लैक एंड व्हाइट। इमेज प्रोसेसिंग में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इमेज कंप्रेसिंग कर सकते हैं, बहुत इमेज कंप्रेसिंग के एल्गोरिथम हैं, फिल्टर कर सकते हैं,
क्रॉप कर सकते हैं, आप खुद से ऐप बना सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। और एक चीज आपको बता रहे हैं, अगर आप पाइथन यूज कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये प्रोसेस मैटलैब के पास अच्छा है, यू कैन कॉल मैटलैब फ्रॉम पाइथन। आपके पास ऑप्शन है कि आप पाइथन से मैटलैब को कॉल कर सकते हैं। आपकी कुछ चीज मैटलैब का यूज कर लिए, कुछ चीज पाइथन का आप यूज कर लिए, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऑलरेडी मैं फाइनाइट एलिमेंट का थोड़ा मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था मैं, और मैं अभी भी बताता हूँ कि लोग बहुत बेहतरीन काम करते हैं। वन ऑफ द जो आपको पता नहीं है वो है, वन ऑफ द फील्ड इज बायोमैकेनिक्स फील्ड, बायोलॉजी प्लस मैकेनिक्स। सो मैं काम करता था, तो हमारे डिपार्टमेंट में बायोमैकेनिक्स फील्ड भी हुआ करते थे। तो उसमें लोग क्या करते थे कि आपके स्कल का, फीमर का, टीबिया का, इनका मतलब आपके हड्डी का उन्होंने सिटी स्कैन डेटा लिया। सिटी स्कैन डेटा को उन्होंने कैट डेटा में चेंज किया, और कैट डेटा में चेंज करके आप उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास कमर्शियल पैकेज फाइनाइट एलिमेंट के अलग अलग हैं, वो अलग छोड़िए, आप उसको मैटलैब में डाल सकते हैं। अदर आपका जो एनालिसिस टूल है उसमें कर सकते हैं। आप उसमें प्लेट फिक्स कर सकते हैं, अपने से ऑटोकैड में प्लेट बना लिए, प्लेट को फिर वहाँ ले गए, प्लेट को असेंबल किए, आप फिक्स कर सकते हैं वेदर वो प्लेट सही है या नहीं है। आप बहुत तरह के एनालिसिस कर सकते हैं और आपको बहुत मजा आएगा। आपको ये चीज जो है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चीज है, कंटिन्यूस आपको देखना है, नए टूल सीखने हैं। आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि मैं कितना पढ़ूंगा, अब थक गया हूँ, छोड़ो यार, नहीं होगा। ये चीज की भावनाएं मत रखिए। आपको करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो एक छोटा सा मैं कोड दिखाता हूँ। तो छोटा सा कोड ऐसा है कि ये एक ट्रस का प्रॉब्लम है। ट्रस का प्रॉब्लम है, मैं पहले बता देता हूँ। एक्चुअल में ये एक ट्रस है। तो सिविल वाले बच्चे अगर देख रहे होंगे तो खासकर मैकेनिकल और सिविल दोनों देख ले। ओके, इवन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप लोग भी पढ़े हैं, सीएस। और एक चीज बताते हैं कि ये जो डिसिप्लिन है, जो मतलब ब्रांच वाइज, मैं भी बोल रहा हूँ गलत ही तरीका से बोल रहा हूँ, ब्रांच एक्चुअली वो ब्रांच में, स्पेसिफिक ब्रांच में अब उतना ज़्यादा डेडिकेटेड काम रहा नहीं। आपको इंटर ब्रांच होना पड़ेगा, आपको इंटर ब्रांच काम करना पड़ेगा, तब जाके आप आज एक मतलब अगर आप काम कर रहे हैं, सपोज एल्टेयर बोल के आप कंपनी में काम कर रहे हैं जो एरोप्लेन की बॉडी के एनालिसिस करती है, तो आप सीएस डिपार्टमेंट के तो आपको मैकेनिकल के स्ट्रेस स्ट्रेन भी समझ में आनी चाहिए। वहीं पे आपको, अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आपको कोड समझ में आनी चाहिए कि आपका कोड कर क्या रहा है। तो इसीलिए ये चीज दिमाग से निकालिए और सीधा फोकस काम पे कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका ट्रस है। ट्रस पे आपका 3 जगह, नोड नंबर 2, 4 और 6 पे आपका पॉइंट लोड लगा हुआ है। और उसके बाद मैं किस तरह से ये डिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन का पाथ है। पहले ये ब्लू था और अब ये रेड हो गया। तो आपको ये बताना है सबसे पहले कि रेड राइट की तरफ क्यों शिफ्ट किया है। ठीक है, और क्योंकि चलिए लोड ऊपर से आ रही है तो ये नीचे शिफ्ट कर रही है, लेकिन राइट की तरफ शिफ्ट करने का क्या मतलब है। तो ये छोटा सा कोड है जिसपे आप कोई भी ट्रस बना सकते हैं, कोई भी एनालिसिस कर सकते हैं। खासकर टीचर लोग जो भी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप जरूर इन कोडों आप भी सीखें, और इन कोडों का यूज करके आप नए क्वेश्चंस बनाएं। आपको बच्चों को विजुअलाइजेशन कराने में इजी होगा। और फिर अब देखो SFD-BMD, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था। तो आप कोई भी लोड लेंथ डिफाइन कीजिए। ठीक है, जहाँ पे लोड लग रहा है वो डिफाइन कीजिए, कितने लोड लग रहे हैं वो डिफाइन कीजिए, और आपको ये शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा। तो देखिए मैंने एक बीम लिया है, बीम पे एक पॉइंट लोड यहाँ लगाया है, एक मोमेंट लगाया है एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, और फिर मैंने उसका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाला है। ठीक है, तो आप लोग के लिए क्वेश्चन ये है कि वाई शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज नेसेसरी, यू कैन राइट इन द कमेंट्स। ओके, एक और देख लेते हैं शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने 2 डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यहाँ पे और एक यहाँ पे पॉइंट लोड है उसका लिया है। उसके इक्वेशंस भी यहाँ उन्होंने लिखे हैं और उन्हीं इक्वेशन से उन्होंने आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, सिंगल क्लिक में 2 सेकंड के अंदर कोई भी शियर फोर्स। तो इससे क्या होगा कि आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। पहला बात,
आपका विजुअलाइजेशन सही होना चाहिए, ठीक है। आपका पहला तो है आपका थ्योरी परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोड आपके पास है तो आप थ्योरी नहीं सीख रहे हैं या आप पढ़ना छोड़ दिए, वो चीज़ नहीं कीजिए, या वो चीज़ कर भी नहीं पाइएगा। उससे क्या होगा, एक ग्रे बनेगा, एक ग्रे एरिया बनेगा, आपको कोड समझ में नहीं आएगा। फिर आपको अगर आपका मैथ सही है, आपका सब्जेक्ट वाइज पकड़ सही है, तो आपको कोड भी सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं एक सिंपल प्रॉब्लम पे आते हैं कि आप और भी क्या कर सकते हैं। आप ग्राफिक्स बना सकते हैं। जैसे सपोज आप 4 बार चेन मैकेनिज्म बना सकते हैं, आप स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बना सकते हैं और आप दिखा सकते हैं। तो ये एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का एक इमेज है, आप देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको जस्ट आई विल पुट ओनली वन साइकिल मोस्ट प्रॉब्ली, just I will I just put 1 साइकिल इंस्टेड ऑफ 5 साइकिल। सो एक ही बार घूमेगा, एक पूरा फुल राउंड लेगा। आप देख सकते हैं, आपको अभी थोड़ा देर में दिखेगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका क्रैंक घूम रहा है। तो जिनको क्रैंक और स्लाइडर समझ में नहीं आता है, आप गूगल कीजिए, क्योंकि गूगल ही है जो आपको सब कुछ सिखाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, एक छोटा सा मेरे पास है, लास्ट में एक और मैं करूँगा, तब तक आप लोग इस चीज़ को विजुअलाइज कीजिए। तो इसमें क्या है कि मैंने एक वन डायमेंशनल बार लिया है, ठीक है। 1 डायमेंशनल बार का मतलब होता है लेंथ, जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ से काफ़ी छोटी है, ठीक है। उसको 1D हम कोशिश कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको खींच रहा हूँ, यील्ड होने दे रहा हूँ। यील्ड पॉइंट वो होता है जिसके बाद मटेरियल सरेंडर कर देता है, उसके बाद वो प्लास्टिकली डिफॉर्म करता है, परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है। तो उसके बाद मैं उसको थोड़ा देर और खींचूंगा और फिर मैं उसको क्या करूंगा, वापस दूसरे डायरेक्शन में कंप्रेस करूंगा और फिर मैं उसको खींचूंगा, फिर मैं उसको कंप्रेस करूंगा। तो एक्चुअल में वो एक हिस्टेरेसिस लूप लेता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, उसको बोलते हैं ड्यू टू हार्डनिंग वो लेता है, हिस्टेरेसिस लूप लेता है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, आप उसका जवाब जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन पे। तो ये देखिए, जैसे मैं खींचा, मटेरियल यील्ड किया एक पॉइंट के बाद, फिर मैंने रीलोड, इसको रिलैक्स किया, फिर रीलोड मैं करूंगा उसको, लोडिंग, देन अनलोडिंग, एंड देन अगेन आई एम लोडिंग अगेन इन अदर डायरेक्शन। और ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का एक प्लॉट है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ से लोड किया, लोड करने के बाद प्लास्टिकली ये डिफॉर्म किया, और उसके बाद मैं यहाँ से अनलोड किया, और फिर मैं डिफॉर्म कर रहा हूँ, और फिर मैं अनलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब जब दूसरे डायरेक्शन में मैं ले गया, और आप गौर कीजिएगा कि ये धीरे धीरे उसकी एरिया छोटी होती जाएगी, और धीरे धीरे वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा आफ्टर कपल ऑफ साइकिल। ये तब होता है जब मटेरियल के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो इन्फिनाइट स्ट्रेन हार्डन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली मटेरियल फेल हो जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि हार्डनिंग जो है वो बेसिकली कितने तरह के होते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर नहीं समझ में आया, मैं इस ग्राफ को फिर से एक बार रन करता हूँ, आपको फिर से बताने का कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली हो क्या रहा है, मटेरियल को मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म कर रहा है, और फिर मैं अनलोड कर रहा हूँ, फिर ये प्लास्टिकली दूसरे डायरेक्शन में डिफॉर्म हो रहा है, और फिर मैं वापस दूसरे डायरेक्शन में उसको अनलोड कर रहा हूँ। फिर मैं देख रहा हूँ कि ये डिफॉर्म इस जगह से होने लगा, और फिर मैं सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन तक ले गया हूँ, और फिर मैं उसको अनलोड किया, ठीक है। तो आप प्लास्टिसिटी के प्रॉब्लम्स को भी आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं कि एक्चुअल में मटेरियल में क्या होगा, ठीक है। हाँ, अब आते हैं थोड़ा सा, एक छोटा सा प्रॉब्लम लूँगा, ज़्यादा मैं नहीं समय लूँगा, क्योंकि मुझे फिर मैं आप लोग को थोड़ा बेसिक लीनियर अलजेब्रा का कैलकुलेशन सिखाऊंगा कि किस तरह किया जाता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बीच थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, तब तक थोड़ा सा सिमुलिंक ओपन होने में टाइम लगेगा। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा फुल वेव रेक्टिफायर का एक एग्जांपल आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए थोड़ा वेट करेंगे हम लोग, और तब तक बातें तो हैं ही करने के लिए। तो ऐसा है कि हाँ, तो ये एक सिमुलिंक का एग्जांपल है,
खासकर आई थिंक इलेक्ट्रिकल के लोग तो करते ही हैं, आरवीएस में किया ही जाता है उनका, पर बेसिक में उनको थोड़ा, जो भी नए हैं उनके लिए थोड़ा मैं बता देता हूँ कि आप सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं इस पर। आपको हर एलिमेंट मिल जाएगा पावर सर्किट का, आपको ट्रांसफार्मर मिलेंगे, आपको 3 फेज एसी मिलेंगे, आपको छोटे छोटे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक के डायोड, जेनर डायोड, कैपेसिटर, लोड रेसिस्टर, आरएलसी सर्किट, कुछ भी, ठीक है, आप उनसे बनाइए और उसके बाद आप उनके आउटपुट को विजुलाइज कीजिए। आप ब्रेडबोर्ड लाते हैं, अगर आप सीखते हैं ब्रेडबोर्ड में डाल के कनेक्शन, तो उसके पहले आप यहाँ पे आसानी से आप उसको विजुलाइज करके देख सकते हैं, ताकि आपका प्रैक्टिकलिटी में वो नुकसान नहीं होगा जो चीज़ आपको दिखेगा यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एसी सोर्स है, एसी सोर्स से ये ट्रांसफार्मर में जा रहा है, ट्रांसफार्मर इसको स्टेप डाउन किया है और स्टेप डाउन करके यहाँ पे हमने 4 ब्रिज रेक्टिफायर किया है जो मुझे फ्लक्चुएटिंग डीसी में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद मैंने एक कैपेसिटर इस्तेमाल किया है जो फिल्टरिंग की तरह काम करेगा, और फिर ये लोड है। आप लोग के लिए ये सवाल है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के लिए, कि क्या ये स्टेबल सर्किट है कि नहीं, मीन्स इफ आई विल चेंज माई लोड रेजिस्टेंस, क्या मेरे करंट्स वोल्टेज को चेंजेस होंगे। तो देखते हैं एक्चुअल में क्या है प्लॉट करने के बाद। तो ये कंपाइल हो रहा है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये सर्किट सबसे पहले ये कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद ये मुझे प्लॉट जनरेट करके देगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एक प्लॉट आ गया है, ठीक है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ा वेट करते हैं। तो आप अलग अलग टाइप के सर्किट बना सकते हैं, इवन फॉर मैकेनिकल आप बना सकते हैं, आपके पास एक्चुएटर, सेंसर्स, सारे चीज़ लेके आप मैकेनिकल के जो कंट्रोल्स, फ्लो कंट्रोल सिस्टम्स जो भी हैं आप लैब के बना सकते हैं और उसको विजुलाइज करते हैं। इंडस्ट्री में यही यूज होता है, ज़्यादातर लोग एडिंग यूज करते हैं मैटलैब के और फिर उसको अप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये मैंने यहाँ पे लीजेंड आप देख सकते हैं, जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी करंट, ये है ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी करंट, और फिर करंट है डायोड का करंट है 2 और 3, यहाँ पे देख सकते हैं डॉट 2 और 3 का है, और ये 1 और 4 का है। और ये देख सकते हैं फाइनली कैपेसिटर का जो वोल्टेज है, ये पूरी फिल्टर नहीं कर पाया, आपको स्ट्रेट नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको अगर और एक फिल्टर करना है तो यहाँ पे आप एक जीनर डायोड लगा सकते हैं। जीनर डायोड क्या करेगा, आप अगर आपका मान लेते हैं 4 वोल्ट वोल्टेज कंट्रोल करता है नॉर्मली, आप थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू बढ़ाइए कैपेसिटर का तो ये और भी स्मूथन कर जाएगा। शायद आप लोग को अच्छी तरह पता है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे रुकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग आएंगे और वहाँ पे हम लोग थोड़ा लीनियर अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे 1 लाइन में इन्वर्स निकाला जा सकता है, आइजन वैल्यू डिकम्पोजिशन क्या होता है। उसके बाद थोड़ा बात करेंगे मशीन लर्निंग के बारे में, थोड़ा सा बात करेंगे, प्लॉट देखेंगे, अलग अलग टाइप के प्लॉट कैसे करते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम देने का कोशिश करेंगे, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँगा, जो भी आप लोग को थोड़ा लीनियर अलजेब्रा के बारे में सिखाऊंगा, तो मैंने सोचा है कि कोशिश करूँगा कि सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक लिखिए, और डिपेंड ऑन द फीडबैक आपको कैसा लगा, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चंस मैं लूँगा, और एक छोटा सा रिव्यू वीडियो में हो सकता है क्वेश्चन आयर टाइप का मैं करता हूँ, और फिर सिखाता हूँ, फिर देखता हूँ। जैसा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।